हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। ये चैप्टर हम अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक हम अपने लास्ट लेक्चर में पहुंच चुके थे। एक बार हम इसका एक रिविजन कर लेते हैं जो अपने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद हम जो है आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कोयला और पेट्रोलियम जो है वो होते क्या हैं। वो एक प्रकार के संसाधन होते हैं, यानी कि रिसोर्स होते हैं। कैसे संसाधन होते हैं? ये हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है प्रकृति में पाए जाते हैं, इसीलिए ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। क्या संसाधन से प्राकृतिक होते हैं? नहीं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हमें मानवीय प्रयासों द्वारा मिलते हैं। ठीक, लेकिन कोयला और पेट्रोलियम जो है वो कैसे संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, ये हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अब अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? वह संसाधन जो हमें असीमित मात्रा में मिलते हैं, जिनका हम कितना भी उपयोग कर लें वो फिर भी समाप्त नहीं होते। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, वायु है, जल है। जैसे कि वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सब भी कैसे संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन इनकी मात्रा जो है ये असीमित मात्रा में हमें मिलते हैं, इसीलिए इन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ठीक, अब दूसरे हमारे संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो आसानी से जब हम जिनका ज्यादा उपयोग करते हैं तो वो क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो इस प्रकार के जो हमारे संसाधन है उन्हें समाप्त होने वाले संसाधन कहा जाता है। अब समाप्त होने वाले संसाधन क्यों कहा जाता है? समाप्त होने वाले संसाधन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें बनने में 300 मिलियन वर्ष से भी अधिक वर्ष लगते हैं। ठीक, इतने मिलियन वर्ष लगने के बाद जो है हमें ये कोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, तो इस प्रकार की खनिज है हमारे, तो ये सारे हमें इतना समय के बाद हमें मिलते हैं। अगर हम इनका ज्यादा उपयोग कर लेते हैं तो ये क्या हो सकते हैं? आसानी से समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि इनकी क्या है, एक सीमित मात्रा में ये हमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन, एक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और एक हमें जो मानवीय प्रयासों द्वारा मिलते हैं। ठीक, प्रकृति से जो हमें मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। चलिए, इस प्रकार हमने ये पढ़ लिया था कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने योग्य संसाधन जो हमारे होते हैं, यानी कि समाप्त होने वाले संसाधन जो होते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो हमें असीमित मात्रा में मिलते हैं, जो समाप्त नहीं होते, हम कितना भी उनका उपयोग कर लें वो समाप्त नहीं होते। उसके बाद इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, जल है, वायु है, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। अगला हमारा समाप्त होने योग्य संसाधन। अब समाप्त होने योग्य संसाधन इसके जस्ट अपोजिट, ये अगर असीमित मात्रा में है तो समाप्त होने योग्य संसाधन कैसे होंगे? सीमित मात्रा में होंगे। कोई चीज तभी तो समाप्त होगी जब उसकी एक मात्रा सीमित होगी। अगर मात्रा ही सीमित नहीं होगी तो वो समाप्त कैसे होगा? जैसे यहाँ पर मात्रा सीमित नहीं है, असीमित मात्रा है, तो यहाँ पर ये जो संसाधन है वो समाप्त नहीं होते। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है? मात्रा सीमित है। जब मात्रा सीमित है तो तभी तो वो समाप्त होने योग्य उन्हें उसे बनाता है। ठीक, चलिए, तो ये समाप्त हो सकते हैं क्योंकि इनको जो है बनने में 300 मिलियन वर्ष से भी अधिक समय लगता है, जिस वजह से जो है ये, अगर हम इनका अधिक उपयोग करते हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल है इनके, जैसे कोयला है, वन है, खनिज है, वन्य जीव है, प्राकृतिक गैस है, तो ये सारे ही हमारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, चलिए, यहाँ पर भी वही लिखा है जो हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी वही लिखा है लेकिन इंग्लिश में। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे थे कोयले के बारे में। कोयला क्या होता है? कोयला क्या होता है? कठोर होता है, काले रंग का पत्थर होता है। कठोर कैसे होता है? पत्थर के समान कठोर होता है और इसका रंग क्या होता है? काला होता है। ये किस काम आता है? कोयले के उपयोग क्या होता है? सबसे पहले ये जो है खाना पकाने के काम आता है। ठीक, दूसरा
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है। ठीक है, विद्युत बनाने में काम आता है। ठीक, और ये जो है हमारे उद्योगों में फ्यूल की तरह काम करता है। उद्योगों में ईंधन के रूप में काम करता है। उद्योगों में ईंधन के रूप में काम करता है। और रेल इंजनों में भाप बना करके रेल इंजन चलाने के भी ये काम आता है। तो कोयले के कई सारे हमारे पास क्या है, यूजेस हैं, उपयोग हैं। ठीक, बाकी उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो तो हमने पढ़ ली। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसके जो भौतिक गुण है वो हमने पढ़ लिया कि वो कैसा होता है, पत्थर के समान कठोर होता है और इसका रंग कैसा होता है, काला इसका रंग होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये कोयला है। इसका रंग क्या है, दिखने में ये कैसा प्रतीत हो रहा है, कठोर लग रहा है और ये कठोर ही होता है। ठीक, चलिए, तो ये थी कोयले के बारे में। आगे कोयले की हमने स्टोरी पढ़ ली थी। ठीक है, कि कोयला कैसे बनता है, कैसे बनता है कोयला। एक बार उस स्टोरी को फिर से जो है हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप अच्छे से इसको समझ लेंगे। कई वर्ष पहले क्या था, हमारे पास घने जंगल थे, इस प्रकार के घने जंगल थे। अब कुछ बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई। ठीक है, तो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हुआ, ये जो घने जंगल थे ये मृदा में क्या हो गए, दफन हो गए। बाढ़ के कारण ये मृदा में क्या हो गए, दफन हो गए, मृदा में अंदर चले गए। ठीक है, दब गए मृदा में। ठीक है, अब मृदा में दबने के बाद क्या हुआ, इनके ऊपर और ज्यादा मृदा की परतें आती गई। जब मृदा की परतें इनके ऊपर आती गई तो ये क्या होते गए, और अंदर की तरफ जाते रहे और संपीड़ित हो गए। क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, संपीड़ित हो गए, जैसे जैसे इनके ऊपर और मृदा की परतें आई। ठीक है, संपीड़ित होने के बाद ये क्या गए, और अंदर की तरफ चले गए और गहराई में चले गए। और गहराई में जाने के बाद क्या हुआ, वहां पर क्या था, उच्च तापमान था। और गहराई में जाने के बाद क्या हुआ, वहां पर तापमान बहुत ज्यादा था। तो ज्यादा उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण ये क्या हो गए, धीरे धीरे ये जो वन थे, पेड़ पौधे थे, धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। और इस यही जो प्रोसेस है कि जिसमें ये हमारे वन होते हैं, वन जब धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण कहा जाता है, यानी कि कार्बनाइजेशन के प्रोसेस ही इसे हम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कोयले की स्टोरी समझ में आई कि सबसे पहले हमारे पास क्या थे, यहाँ पर वन थे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन, वनस्पति थे। ठीक, फिर धीरे क्या हुआ, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये मृदा में दफन हो गए, मृदा में अंदर दब गए। अब धीरे धीरे इनके ऊपर और परतें आती गई मृदा की, जिससे कि ये और अंदर की तरफ जाते गए और तापमान क्या होता गया, बढ़ता गया। ठीक, अब उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। अब यही जो प्रोसेस है जिसमें ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते हैं, इसी को कार्बनाइजेशन कार्बनाइजेशन या कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक, इनके मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक, चलो, तो कोयले की स्टोरी आप समझ गए होंगे, ये हम अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके थे। यहाँ पर हमने इसका एक रिवीजन भी कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कोयले के बारे में पढ़ा कि कोयले में क्या होता है, कोयला बनता किससे है, कोयला कार्बन से बनता है। ठीक है, कार्बन से बनता है। तो ये जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया, जहां पे मृत वनस्पति के जो अवशेष है, सॉरी, मृत वनस्पति जो है, मृत वनस्पति के अवशेषों से जो है क्या बनता है, हमारा कोयला बनता है। किससे बनता है, जो मृत वनस्पति हैं उनके अवशेषों से कोयला बनता है। ठीक, तो इस प्रोसेस को कार्बनीकरण तो कहते हैं। और कोयला जब बनता है मृत वनस्पति के अवशेष से बनता है, इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये जो है मृत वनस्पति के अवशेषों से बनता है, इसीलिए कहा जाता है।
चलिए, तो ये भी हम पढ़ चुके थे। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा कोल है, कोयला है, जब हम इसको, कोयले को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो किसकी प्रेजेंस में जलेगा वो? हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलेगा। यानी कि दहन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए हमेशा ऑक्सीजन क्या होता है? नेसेसरी है, एसेंशियल है। ठीक, तो कार्बन क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाता है। कार्बन जब जलता है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में जलेगा, किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ पर बनाता है। ठीक, तो ये भी हमने पढ़ लिया था अच्छे से। चलिए, अब पढ़ रहे हैं हम कि कोयले को जब हम प्रोसेस करते हैं तो उससे हमारे कई जो है यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, जैसे कि कोक हो गया, कोलतार हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, और भी कई हमें जो है यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उन्हें एक एक करके अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कोक। अब कोक क्या है? यह कठोर होता है, सरंध्र होता है और काले रंग का पदार्थ होता है। कैसे रंग का होता है? काले रंग का पदार्थ। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका रंग क्या है? काला है। दिखने में कैसा लग रहा है? वैसे तो कठोर लग रहा है, होता भी क्या है? ये कठोर होता है। और कैसा है? ये पोरस यानी कि सरंध्र है। कैसा है? सरंध्र है। ठीक, ये क्या है? ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कार्बन का क्या होता है? ये लगभग शुद्ध रूप होता है। ये जो है कई काम में आता है, जैसे कि ये जो है इस्पात के निर्माण में काम आता है। यानी कि स्टील के निर्माण में, स्टील का जो मैन्युफैक्चर होता है उसके निर्माण में ये कोक हमारा काम आता है। ठीक, इसके अलावा बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो दो उपयोग इसके मेन है। एक तो स्टील मैन्युफैक्चर यानी कि इस्पात के निर्माण में, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी कि जो हमारे धातु हैं उनके निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। आगे कोलतार। चलो, तो लास्ट में हम कोलतार पढ़ रहे थे, इसको भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो कोलतार कैसा होता है? काला रंग का एक गाढ़ा द्रव है। ठीक, जिसकी स्मेल कैसी आती है? अप्रिय गंध होती है जिसकी। ठीक, ये क्या है? 200 से अधिक, 200 लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है, अब इससे क्या क्या बनते हैं? औषधि, विस्फोट, अच्छा, छत निर्माण की जो सामग्री होती है, पेंट होता है, उसके अलावा जो हमारे परफ्यूम्स होते हैं जिन्हें हम सुगंध कहते हैं, तो वो सब ही हमारे इससे बनते हैं। ठीक, उसके अलावा ये जो हमारे मॉथ होते हैं, ये कीट होते हैं, इंसेक्ट जिसे हम कहते हैं, उनको भगाने के लिए, उनको भगाने के लिए जो हमारी नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, जो जिनसे हम कीट, मौत इनको भगाते हैं, तो उसके निर्माण में भी ये कोलतार से ही बनता है। तो वो भी हमारा कहाँ से बनता है? कोलतार से बनता है। मौत कीट को भगाने के लिए नैप्थलीन बॉल्स, ठीक। चलिए, तो अब कोलतार के बारे में हम थोड़ा डिटेल में और अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से, कि जो कोलतार है ये कैसा है? देखो, गाढ़ा द्रव है। ठीक है, गाढ़ा द्रव है। कैसे रंग का है? काले रंग का है। और दूसरी चीज, इसकी जो गंध होती है वो कैसी होती है? इसकी जो स्मेल है वो कैसी है? अप्रिय स्मेल है ना, अप्रिय गंध है। ठीक, ये क्या है? 200 पदार्थों का क्या है? ये मिश्रण होता है। लगभग 200 पदार्थों का ये क्या होता है? मिश्रण होता है। अब जो है, इससे हमें कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, कई सारे प्रोडक्ट जो है इससे बनते हैं, जैसे कि विस्फोट के प्रोडक्ट हैं, छत निर्माण की सामग्री है, सुगंध है, पेंट है, औषधियां हैं। तो ये सारे ही किस
ये सारे बनाने में हमारा जो है कोल तार बहुत ही काम आता है। इसके अलावा जो घरों में क्या हो जाते हैं, कीट हो जाते हैं, मौत हो जाते हैं, तो उनको भगाने के लिए हम नैपथलीन बॉल्स रखते हैं, यानी कि जो कपूर की गोलियां रखते हैं हम, देखे रखते हैं हम अपने घरों में, बेड के अंदर जहां पर हम कपड़े रख रहे हैं, ठीक है, और रजाई वगैरह रखते हैं, तो वहां पर हम डालते हैं कपूर की गोलियां, कपड़ों में डालते हैं कपूर की गोलियां। क्यों डालते हैं? ताकि कपड़ों में जो है कीड़े ना आ सके, जो रजाइयां हैं उनमें कीड़े ना आ सके, ठीक है। तो उन कीटों को भगाने के लिए वो जो नैपथलीन बॉल्स यानी कि कपूर की गोलियां होती हैं, वो भी किससे बनती है? कोल तार से ही बनती हैं, कोल तार से ही वो हमें मिलती हैं। तो ये लास्ट का जो ये पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Naphthalene balls used to repel moths and other insect are also obtained from कोल तार। कहाँ से मिलता है हमें? कोल तार से मिलता है। तो ये आप जो है अच्छे से नोट कर लेंगे कि मौत कीट को भगाने के लिए जो नैपथलीन बॉल्स, यानी कि हिंदी में हम नैपथलीन बॉल्स क्या कहते हैं? जो कपूर होता है ना, कपूर की जो गोलियां होती हैं, ठीक, तो वही हमें कहाँ से मिलता है? कोल तार से मिलता है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे, इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़े। अगला है हमारा कोल गैस, यानी कि कोयला गैस। पहला, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, यानी कि कोल से जब कोक बनता है, कोल से जब कोक बनता है तो उस दौरान हमें क्या मिलता है? कोयला गैस मिलती है ना, कोयला गैस मिलती है, ठीक। यानी कि हम लिख सकते हैं इसे, यानी कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते दौरान कोयला गैस मिलती है, ठीक है। यानी कि कोयले से जब हम कोक बना रहे हैं तो हमें कोयला गैस यानी कि कोल गैस मिलती है, ठीक है। अगले, इट इज यूज एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज। तो ये बहुत से इंडस्ट्रीज में, बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में काम आता है, सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो जो कोयला प्रोसेसिंग प्लांट है, जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है, उन जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है उनके आसपास जो इंडस्ट्रीज होती है, जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है, अब कोल प्रोसेसिंग प्लांट में क्या हो रहा है? देखो, जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है, जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है, वहां से हमें क्या मिल रहा है? वहां से हमें, कोल प्रोसेसिंग प्लांट से हमें क्या मिल रहा है? कोयले से कोल गैस बन रही है, ठीक है, कोल गैस बन रही है, और साथ में कोयले से क्या बनता है? वैसे तो कोक बन रहा है मेन,
कोक बन रहा है। तो ये जो कोल गैस है ना, तो ये कोल प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास के जो भी हमारे इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि उद्योग होते हैं, वहां पर जो है ये कोल गैस ईंधन के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है? ईंधन के रूप में। ये कोल गैस जो है ईंधन के रूप में काम करती है। कहाँ पर? जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है, जहां पर कोयले से कोक बनाई जा रही है, वहां पर हमें कोल गैस भी मिलती है। ठीक, तो ये कोल गैस जो है, ये जो कोयला गैस है, ये ईंधन के रूप में उसके आसपास के जो उद्योग है वहां पर काम आती है, वहां पर ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यानी कि जो कोयला, यानी कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है, तो जो कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट जो उद्योग है, कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट उद्योगों में ईंधन के रूप में कोयला गैस ईंधन के रूप में उपयोग होती है। ठीक, कहाँ पर? जो कोयला प्रक्रमण संयंत्र है, यानी कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट जो है, उनके निकट उद्योगों में कोयला गैस ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है या उपयोग होती है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर कोल गैस के बारे में आप जान गए। कोल गैस कब बनती है? जब हम कोयले से कोक बना रहे होते हैं, यानी कि जब हम कोयले के प्रक्रमण से, है ना, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं? कोक बना रहे हैं। कोक बना रहे हैं, तब साथ में हमें क्या मिलती है? कोयला गैस मिलती है। अब ये कोयला गैस जो है कहाँ उपयोग आती है? ये कोयला गैस जो है, जो यहाँ पर ये जो हमारे कोयला प्रक्रमण संयंत्र है, उनके जो पास में, जो निकट में जो उद्योग होते हैं, वहां पर ये ईंधन के रूप में काम आती है, उपयोग में आती है। ठीक, ईंधन के रूप में। चलिए, तो आप समझ गए होंगे जो कोल गैस है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर पढ़े। तो चलिए, कोल गैस को अब आप नोट कर लीजिए, जो भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़े। साथ ही अगर आप ये टेबल बनाना चाहें तो आप इसे भी बना सकते हैं, ये रिएक्शन। चलिए, तो नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम। अब पेट्रोल क्या होता है? देखो, पेट्रोल हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे क्या होते हैं, हल्के स्वचालित वाहन होते हैं, जैसे कि कार है, स्कूटर है, इनमें हम क्या डालते हैं? पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल से ही ये चलती हैं। ठीक, जब जो कि हमारे क्या होते हैं, हैवी ऑटोमोबाइल, यानी कि जो भारी वाहन होते हैं, उनमें, जैसे कि हमारा ट्रक है, ट्रैक्टर है, तो उनमें क्या डाला जाता है? डीजल डाला जाता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोल और डीजल, ये दोनों ही जो है हमें प्राकृतिक स्रोत से मिलते हैं। तो वो प्राकृतिक सोर्स या स्रोत जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? वो है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से ही हमें क्या मिलता है? पेट्रोल और डीजल। तो यहाँ पर पेट्रोलियम से हमें 2 चीजें मिलती है, एक है पेट्रोल, एक है डीजल।
ठीक, ठीक है, दो चीजें मिलती है, एक है पेट्रोल और एक है डीजल। चलिए, तो पेट्रोल इज यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल यानी कि ईंधन, ईंधन की तरह काम आता है इन लाइट ऑटोमोबाइल्स, लाइट ऑटोमोबाइल्स यानी कि हल्के स्वचालित वाहन, हल्के स्वचालित वाहन जैसे कि साइकिल है, मोटरसाइकिल, सॉरी मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, ठीक, कार है। तो इस प्रकार के जो हमारे हल्के स्वचालित वाहन हैं, इनमें पेट्रोल से ही ये चलते हैं, यानी कि इनमें पेट्रोल जो है ईंधन के रूप में यूज होता है। चलिए, आगे जो हमारे हैवी मोटर व्हीकल्स है ना, जो हमारे भारी वाहन है जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, इनमें जो है क्या डाला जाता है, डीजल डाला डाला जाता है इनको रन कराने के लिए, यानी कि चलाने के लिए। तो दोनों ही पेट्रोल और डीजल जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं, यानी कि एक प्राकृतिक संसाधन से मिलते हैं, और वो प्राकृतिक संसाधन क्या है, वो है पेट्रोलियम। ठीक, तो अभी हमने जब कोल पढ़ा था, कोयले के बारे में पढ़ा था, तो कोयला हमें कहाँ से मिलता है, सॉरी, कोयले से हमें क्या क्या मिलते हैं, देखो कोयले से हमें जो है कोल तार मिलता है, कोक मिलती है, कोल तार मिलता है, कोक मिलता है, इसके अलावा कोयला गैस मिलती है, इसके अलावा कोयला गैस मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें कोल से मिलती है, जब हम एक कोल की क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। वैसे ही पेट्रोलियम से हमें क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है और डीजल मिलता है। ठीक, चलो, तो इस प्रकार आप ये दोनों चीजें याद कर सकते हैं कि इससे क्या मिलता है और इससे क्या मिलता है। ठीक, चलो, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए पेट्रोलियम को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, पेट्रोलियम के बारे में ये तो हमने पढ़ लिया कि पेट्रोलियम से हमें जो है पेट्रोल और डीजल मिलता है। ठीक है, अब ये जो पेट्रोलियम है ये बनता कैसे है, जैसे हमने कोयले के बारे में पढ़ा था, कोयले की कहानी पढ़ी थी कि कोयला हमें कैसा मिलता है, कि जब हमारे वन जंगल क्या हो गए थे, बाढ़ के कारण मृदा में दफन हो गए थे, तो कैसे जो है वहां पर और गहराई में वो चले गए जहां पर वो संपीड़ित होकर हो गए, और धीरे धीरे वहां पर उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण वो धीरे धीरे कैसे कोयले में परिवर्तित हो गए थे, वो जो हमारे वन थे। ठीक, इसी प्रकार हमें पेट्रोलियम की स्टोरी भी पढ़नी है कि पेट्रोलियम का जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे पेट्रोलियम बनता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम बना कैसे, पेट्रोलियम बना कैसे, चलिए तो इसको अब हम पढ़ते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, यानी कि समुद्र में रहने वाले जीव द्वारा, जो भी जीव होते हैं उनसे क्या बनता है, उनसे पेट्रोलियम बनता है। कैसे बना, कि जो समुद्र में रहने वाले जीव थे, ठीक है, अगर हम कहें ये क्या हमारे पास समुद्र है, समुद्र है, ठीक, तो यहाँ क्या रहते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं। ठीक है, ये समुद्र है, बहुत सारे जीव यहाँ पर रहते हैं। अब जब ये जीव क्या हो गए, मृत हो गए, जब ये जीव मृत हो गए, तो मृत होके ये क्या आ गए, समुद्र के पेंदे में आ गए, समुद्र के पेंदे में आ गए, यानी कि बॉटम में आ गए। जब समुद्र के पेंदे में ये आ गए, तो और अधिक क्या, मृदा, रेत, इनकी जो परतें थी तहों से क्या हो गए, ये ढक गए। ठीक, जब ये मृत हो गए तो इस प्रकार पेंदी में आ गए। पिंडी में आने से क्या हुआ, जो रेत थी और जो मृदा थी, उनसे क्या हो गए, ये उनकी तहों से ये और ज्यादा क्या हो गए, अंदर की तरफ हो गए। ठीक, अब वहां पर अंदर की तरफ होने से क्या हुआ, वहां पर ऑक्सीजन की कमी थी, बहुत उच्च तापमान था, उच्च दाब था, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण, उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण
हजारों वर्षों में ये क्या हो गए, ये जो हमारे क्या थे, मृत जीव थे, ये धीरे धीरे पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। ठीक, चलिए तो यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, यानी कि पेट्रोलियम बना कैसे, उन ऑर्गेनिज्म से, उन जीवों से जो कहाँ रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म क्या हुए, मृत हुए, जैसे ही ये जीव मृत हुए, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, तो इनकी जो मृत शरीर थे वो कहाँ पर चले गए, ये समुद्र के पेंदी में जाकर के सेटल हो गए, समुद्र के पेंदी में चले गए। एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, यानी कि मिट्टी और रेत की तहों से ये क्या हो गए, ढक गए, मिट्टी और रेत की तहों से क्या हो गए, ढक गए। ओवर मिलियन ऑफ ईयर, तो फिर लाखों वर्षों में, लाखों वर्षों बाद क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, वायु की कमी के कारण, उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो गए, ये किसमें परिवर्तित हो गए, ये जो मृत जीव थे ये किसमें परिवर्तित हो गए, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। ठीक, तो समझ में आया कैसे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन, जो समुद्र में रहने वाले जीव थे उनके मृत होने से कैसे जो है हमारा पेट्रोलियम हमें मिलता है, कैसे पेट्रोलियम बनता है। चलिए तो इसकी ये जो स्टोरी है ये आप नोट कर लीजिए, फिर इसको एक बार फिर से हम जो है इसको समझेंगे दोबारा से। चलिए तो इस प्रकार जो है पेट्रोलियम का निर्माण होता है। कैसे, जो मृत जीव थे वो समुद्र में, पहले जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं, पहले तो हमें पता है कि उनके द्वारा पेट्रोलियम का निर्माण होता है। अब कैसे होता है, जो जीव थे पहले वो मृत हुए, तो जब वो मृत हो गए तो वो समुद्र के पेंदी में जाकर के सेटल हो गए, समुद्र के पेंदी में चले गए। ठीक है, पेंदी में जाने के बाद क्या हुआ, और ज्यादा मिट्टी और रेत की तहों द्वारा वो ढक गए। जब तहों द्वारा वो ढक गए तो वहां पर क्या था, वायु की अनुपस्थिति थी, वायु तो थी नहीं क्योंकि ढक करके वो और अंदर को तो चले गए। ठीक, तो वायु की अनुपस्थिति के कारण, उच्च तापमान और उच्च दाब दाब के कारण लाखों वर्षों में वो धीरे धीरे किसमें ट्रांसफॉर्म हो गए, किसमें परिवर्तित हो गए, धीरे धीरे पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। फिर इसी पेट्रोलियम को लेकर के इसकी प्रोसेसिंग करके हम जो है पेट्रोल और डीजल बनाते हैं। चलिए, तो आपको समझ आ गया होगा। आपको अगर समझ नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा से फिर हम इसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।